नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो देखिए भाइयों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस की प्रमेय। पिछले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाकर के वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें, अन्यथा यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम गाउस की प्रमेय वाला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, गाउस की प्रमेय बेसिकली एक नियम है ना। और ये नियम क्या कहता है हमको इस वीडियो में यही समझना है। तो चलिए भाई अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए गाउस की प्रमेय, देखिए नाम से ही क्लियर है, इसको गाउस नहीं दिया होगा। गाउस एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने नियम दिया अपना, है ना, जिसको गाउस की प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो भाई देखो, हर एक चीज जैसे हम हर एक टॉपिक में अपनी चर्चा करते हैं कि भाई कोई भी चीज अगर बनती है तो किस लिए बनती है, उसी प्रकार गाउस प्रमेय अगर बनी तो किस लिए बनी, है ना। देखो भाई, जैसे मान लो आपका ये कोई अनियमित पृष्ठ है, ठीक है ना। यह आपका क्या है, एक अनियमित पृष्ठ है और इस पर कई सारे आवेश है। जैसे एक आवेश प्लस क्यू है, -3q है, +4q है, क्यू है प्लस। क्लियर, इतने आवेश दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो गाउस का नियम बच्चों क्या कहता है, गाउस का नियम यह कहता है कि इस पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, क्या चीज बच्चों, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स आप पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हो। विद्युत फ्लक्स का क्या काम होता है भाई, वो विद्युत फ्लक्स यह बताता है कि यहां से कितना विद्युत क्षेत्र होकर के गया है, कितना विद्युत क्षेत्र गुजरा है। विद्युत फ्लक्स यह बताता है हमको, है ना। तो भाई अगर हमको कोई ऐसी एक पृष्ठ दे दी गई जिसमें कई सारे आवेश दे दिए गए हैं, है ना, तो इससे जो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है बच्चों, वो पता किसके बराबर होता है, वो होता है इस पूरी सतह में जो कुल आवेश दिया है। क्या चीज, कुल आवेश दिया है ना। अब कुल का मतलब तो आप समझते हो ना, जितनी भी चीजें दी हुई हैं सभी को जोड़ दो, वो कुल हो गया, है ना। तो सभी आवेशों को आप इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल आवेश का बच्चों गुणे में क्या होता है, 1/ε0। कितना होगा, कुल आवेश गुणे 1/ε0। सिंपल तरीके से अगर समझाऊं मैं आपको, तो ये जो सतह दी है इसमें जो आवेश दिए हुए हैं, है ना, इस सतह से जाने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा बच्चों, वो कुल आवेश का, इस पृष्ठ में जितना कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। और यही है बच्चों गाउस की प्रमेय। मैं थोड़ा इसकी लैंग्वेज लिखता हूं फिर एक बार। हाँ तो भाइयों देखिए, हमने इसकी लैंग्वेज लिख दी है, एक बार इसको पढ़ेंगे सभी लोग। किसी बंद पृष्ठ से, ये आपका बंद पृष्ठ रहा, होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स, है ना। विद्युत फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित करते हो, फाई ई से, है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा भाई आपका, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कुल आवेश, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, है ना। अब इस पृष्ठ पर जितना भी आवेश है उस सभी को आप जोड़ दोगे ना। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर Q ले लेता हूँ कि भाई यहाँ पर Q आवेश है, कुल आवेश इस पूरी सतह में कितना आवेश है, Q, है ना। वैसे इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो Q और Q, 2Q 4Q कितना हो जाएगा, 6Q, 3Q माइनस करोगे कितना बचेगा, 3Q ही बचेगा, है ना। पर हमने एक उदाहरण के तौर पर यह मान लिया है कि इस पूरे पृष्ठ पे कितना आवेश है, Q आवेश है ना। तो भाई देखो फिर से पढ़ते एक बार। किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश हमने मान लिया Q है ना, 1/ε0 गुना होता है। तो Q के गुणे में लगा दो बच्चों 1/ε0। और यही हो गई आपकी गाउस का नियम, गाउस के नियम का कथन, उसकी लैंग्वेज ये हो गई, है ना। इस पे कोई प्रॉब्लम आपको, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं बच्चों। गाउस की प्रमेय भाई क्या कहती है कि मान लो आपके पास ऐसी कोई सतह दी है जिसमें कई सारे आवेश हैं, है ना। तो गाउस की प्रमेय बच्चों यह बताती है कि उससे जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस पूरे पृष्ठ से जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस पूरे पृष्ठ में जितना कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर Q गुणे में 1/ε0। और Q क्या है बच्चों, हमने मान लिया है Q कि यह पूरे संपूर्ण पृष्ठ में जितनी भी सतह दी हुई है उसमें उपस्थित कुल आवेश है। क्लियर बच्चों। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम गाउस नियम का डेरिवेशन करते हैं। हाँ तो बच्चों
अब हम करते हैं गाउस नियम का डेरिवेशन। उससे पहले आप एक चीज समझ लो जिसका नाम है घन कोण। अब ये क्या वाला है भाई, आप लोग सोचोगे, है ना, घन कोण। इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपकी ये कोई सतह है, ठीक है ना, और ये उस सतह का क्या है, केंद्र है। क्या चीज है, केंद्र। तो इस सतह द्वारा इस परिधि पर जो यहाँ कोण बनता है, इस सतह द्वारा इस परिधि पर जो ये कोण बनता है बच्चों, इसी कोण को कहा जाता है घन कोण। क्या कहा जाता है इसको, घन कोण। देखिए आपके पेपर में ना ही घन कोण पूछा जाएगा, ना ही इसकी आवश्यकता है ना, लेकिन गाउस नियम में एक छोटी जगह इसका उपयोग होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना, क्योंकि आपको छोटी से छोटी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई देखो घन कोण क्या होता है, केंद्र द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण। इसको देखो बच्चों प्रदर्शित किया जाता है डी ओमेगा से। डब्ल्यू जैसा लग रहा है लेकिन है ये ओमेगा, है ना। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, है ना। देखिए अब कहीं भी डेरिवेशन में डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर दिया होगा, मैं उसकी जगह डी ओमेगा लिख दूंगा, या डी ओमेगा दिया होगा तो मैं ये लिख दूंगा। इसको आप लोग फटाफट नोट करो, फिर हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, हाँ तो भाई चलिए अब हम गाउस नियम का डेरिवेशन प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक कोई अनियमित बच्चों सतह मान ली, यह हमने क्या मान लिया, एक सतह मान लिया, और इस सतह में यहां पर बच्चों आपका रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, यहां पर है बच्चों एक बिंदु पी। क्या चीज, बिंदु पी। और इस बिंदु पी पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक स्टेप आप हमारे साथ करते जाइए, है ना। और डेरिवेशन खत्म होने के बाद कम से कम 2 से 3 बार आप उसकी प्रैक्टिस कर ले, पढ़ करके नहीं, उसको सॉल्व करके, है ना। अब डेरिवेशन आपको याद नहीं होता है, ये डेरिवेशन आपको कंप्लीट नहीं होता, सॉरी, याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको कौन याद करेगा भाई, इतने डेरिवेशन है फिजिक्स में, कोई याद कर सकता है क्या, है ना। आप इसको मात्र समझ सकते हो, ठीक है ना। और जब आप चीज़ों को समझ करके पढ़ते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो डेरिवेशन कंप्लीट करने का तरीका बताएं, प्रोसेस आप बना लो भाई। प्रोसेस कैसे, प्रोसेस आप याद कर लो कि भाई मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला, फिर उसके बाद मुझको क्या निकालने की आवश्यकता होगी, है ना। चलिए भाई, एक आवेश लिया प्लस क्यू, आर दूरी पर एक बिंदु पी, और इस पी पर क्या ज्ञात करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो जो शब्द मैं बोल रहा हूं यही आप इसकी थ्योरी में लिखेंगे पहले, है ना। तो चलिए भाई आगे देखिए इसको। अब देखो ये सतह है अनियमित। क्या चीज है बच्चों, अनियमित। और जब आप विद्युत फ्लक्स वाला वीडियो देख रहे थे ना, तब आपने पढ़ा है कि अनियमित सतह के लिए फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, अनियमित सतह के लिए, है ना। तो वहां के लिए आप क्या करते हो भाई, अल्पांश मान लेते हो। तो हमने यहाँ पर ये बिंदु पी पर एक अल्पांश ले लिया, ठीक है ना, और इस अल्पांश का नाम दे दिया बच्चों हमने डी ए। क्या दे दिया, इस अल्पांश का नाम डी ए दे दिया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो भाई देखो अब हम क्या निकालेंगे भाई, अल्पांश डीए से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, इस डीए से कितना विद्युत फ्लक्स जा रहा है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। अल्पांश डीए से होकर जाने वाला फ्लक्स। देखिए अब हमने आपकी चर्चा पहले ही विद्युत फ्लक्स वाले वीडियो में कर दी थी इस बात की कि जहां भी डी लगेगा उसका मतलब होगा कि वह छोटे से पार्ट के लिए, है ना। तो डी ए मतलब डी ए अल्पांश है, मतलब छोटा सा भाग, और छोटे से भाग से कितना विद्युत फ्लक्स जाएगा, छोटा सा ही जाएगा ना। तो वो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई। क्या हो जाएगा, डी फाई ई। और विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला से आप क्या पढ़ चुके हो, फॉर्मूला क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, ई डॉट डी ए, और वो भी वेक्टर के साथ में, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यह विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है ना। और आप ये भी जानते हो कि कोई चीज अगर आपको ए डॉट बी के रूप में दी है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। 11वीं में आप पढ़ चुके हो ना। कोई चीज अगर आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के रूप में दे रखी है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। तो ठीक आप उसी तरीके से ई डॉट डी ए को भी क्या लिख दोगे, ई डी ए कॉस थीटा डी फाई ई बराबर,
ई डी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से, है ना। और इस डी ए से होकर के कितना विद्युत फ्लक्स जा रहा है बच्चों, डी फाई ई जा रहा है। तो मैं यहाँ पर डी फाई ई दर्शा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ई नहीं पता है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से आएगी, ये प्लस क्यू आवेश उत्पन्न करेगा बिंदु पी पर, है ना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन तो आपने देख ही रखा है, नहीं देख रखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाना है, वहां जाके आप चेक कर लेंगे, उसको देखेंगे जरूर, है ना। तो भाई देखो, प्लस क्यू आवेश बिंदु पी पर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहां से प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ई से प्रदर्शित करते हो, है ना। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बच्चों, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश जो आवेश दिया होता है q बटे में होता है दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, r दूरी है, तो इस r दूरी का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसको समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण 2 बना दो, है ना। तो अब आप क्या करोगे भाई, समीकरण 2 से ई का मान उठा के कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो रखो, समीकरण 2 से ई का मान समीकरण 1 में रखो भाई। क्या है बच्चों यहाँ पर, ई डी ए कॉस थीटा है ना, तो ई का मान रख दो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और साथ में क्या है, डी ए कॉस थीटा। साथ में क्या है बच्चों, डी ए कॉस थीटा। तो ये तो आपका फ्लक्स निकल आया, ये आपका फ्लक्स निकल आया, लेकिन कौन सा निकला है बच्चों, ये छोटे से पार्ट अल्पांश जो लिया है आपने डी ए, यहाँ जो अल्पांश लिया है आपने डी ए ना, इससे जाने वाला फ्लक्स है अभी आपको मिला। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए इस पूरे पृष्ठ का, है ना। और जब भी पूरे पृष्ठ का आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, समाकलन करते हो, है ना। विद्युत फ्लक्स वाले वीडियो में सारी चीजें हैं, तो अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लो बच्चों, नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। और अगर उसको देख के आओगे तो सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो भाई देखो, ये छोटे से पृष्ठ का निकल आया है, इस डीए से जाने वाला। अगर मैं संपूर्ण का करूंगा तो मुझको समाकलन करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से निकालेंगे हम, अतः संपूर्ण पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स, इसको बच्चों समीकरण 3 मान दूंगा मैं, है ना। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स मुझे निकालना है तो मुझको समीकरण 3 का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां से करवा देता हूं। तो यहां से भाई समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, करवाओ भाई समाकलन। इधर से समाकलन किसका होगा, डी फाई ई का बराबर, इधर से किसका होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा, क्लियर। यहां का समाकलन होगा। तो देखो भाई, डी फाई ई क्या है, छोटे से पार्ट से जाने वाला फ्लक्स, है ना। और समाकलन का मतलब क्या हो गया कि पूरे पृष्ठ का मिल गया, है ना। तो जैसे ही डी फाई ई का समाकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, पूरे पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स। और इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स जाएगा बच्चों, वो जाएगा फाई ई। कितना जाएगा, फाई ई, है ना। देखो, नियतांकों का समाकलन नहीं होता है, इसलिए ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नियतांक होते हैं, फिक्स होते हैं, इसलिए इनको हम क्या निकाल लेंगे, समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। तो समाकलन के अंदर क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ और याद करो कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर किसका सूत्र है। तो चूंकि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा, क्या होता है, डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या होता है, घन कोण। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, डी ओमेगा। तो लिखो भाई यहां से फाई ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और इसकी जगह में इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डी ओमेगा, क्या आ जाएगा, डी ओमेगा, है ना। आगे आओ भाई यहां से, तो यहां से बच्चों फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 है ना। और एक मजे की बात बताऊं, डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो होता है 4π, क्योंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर कितना होता है, 4π। डी ओमेगा जो आपका घन कोण होता है, जब आप उसका समाकलन करते हो तो क्या मिलता है, 4π मिलता है। क्या मिलता है, 4π, है ना। तो भाई डी ओमेगा का समाकलन करके आपको क्या मिल गया, 4π। 4π से 4π ये कैंसिल हो गए, तो यहां से फाई ई बराबर क्या मिला आपको, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही तो है आपकी गॉस नियम, यही तो है आपका गॉस का प्रमेय, है ना। तो अगर एक स्टेप आगे बढ़ा के और लिखो तो क्यू गुणे में 1/ε0, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। कि भाई किसी बंद पृष्ठ से जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फाई ई क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स, क्यू क्या है, इस पर उपस्थित कुल आवेश, है ना। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है आपकी गॉस की प्रमेय, खत्म गॉस की प्रमेय। कोई प्रॉब्लम आपको, है ना। जल्दी जल्दी एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं डेरिवेशन का, है ना। तो हमने सबसे पहले एक ये अनियमित सतह मान ली बच्चों, उस पर लिया प्लस क्यू आवेश, है ना। और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर है बिंदु पी, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है ना। अब देखो भाई सतह ये अनियमित है, तो जब अनियमित सतह होती है तो उसका फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक छोटा सा अल्पांश ले, तो आप हमने यहाँ अल्पांश ले लिया बिंदु पी पे डी ए, है ना। और इस डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, डी फाई ई। अच्छा बताओ, आप कोई छोटी सी जगह है तो वहां से कौन निकलेगा, छोटा सा ही कोई जीव निकलेगा ना। अब आप कहो कि एक इतनी छोटी सी जगह है वहां से मैं निकल जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है ना। एक चींटी ही निकल सकती है इधर से, एक चूहा ही निकल सकता है इधर से, है ना। उसी प्रकार अल्पांश से अल्पांश विद्युत फ्लक्स ही जाएगा, ठीक। तो भाई सबसे पहले आपने निकाल लिया अल्पांश डी ए से जाने वाला फ्लक्स, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, सूत्र जानते हो, ई डी ए कॉस थीटा, इसको लिख दोगे। देखो भाई प्लस क्यू बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसको हमने निकाल लिया। तो ई का मान हमने इस समीकरण 1 में रखा, है ना। और हमको डी फाई ई मिल गया। डी फाई ई क्या था बच्चों, छोटे से पार्ट से जाने वाला फ्लक्स, और हमको चाहिए था इस पूरे गोले, जो एक गोला बना हुआ है ना, इस पूरे गोले से जाने वाला फ्लक्स। तो वो कैसे मिलेगा हमको भाई, उसके लिए हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर समीकरण 3 का समाकलन कर दिया। ये इधर डी फाई ई का समाकलन करोगे तो फाई ई, डी फाई ई क्या है, छोटे से पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स। और जैसे इसका समाकलन करोगे तो पूरे का आ जाएगा, और पूरे से कितना जाएगा, फाई ई। देखो भाई क्यू और 4πε0 ये नियतांक होते हैं, क्या होते हैं, नियतांक। इनको निकाल लिए बाहर, अंदर क्या बचे, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, डी ओमेगा, जो कि होता है घन कोण, है ना। ऐसे रखे डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का जो समाकलन होता है बच्चों वो क्या होता है, 4π। ये देखो फॉर्मूला है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि डी ओमेगा का समाकलन कितना होता है, 4π। 4π रख के काट दिए, फॉर्मूला आपके सामने रेडी, गॉस की प्रमेय खत्म, ठीक है ना। तो भाई चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं।